मैं अगर कहूं कि आपको बिना कोई नौकरी किए हर महीने सैलरी क्रेडिट हो जाएगा और वो भी एक लंबे समय तक, तो आपको कैसा लगेगा? आप तो जरूर सरप्राइज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि अरे ऐसा कैसा पॉसिबल है, बिना कोई जॉब किए कौन हमें सैलरी देगा? पर जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान करके, जिसमें आप एक बार पैसा रखेंगे और पूरे लाइफ टाइम तक आपको एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। चलिए इस बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लान के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, लाइफ में हमने बहुत काम कर लिया, बहुत पैसा भी इकट्ठा कर लिया, अब जिंदगी को सुकून से जीना चाहिए। जो भी हमने इनकम किया है उसे मन भर के एंजॉय करेंगे। तो साथ ही साथ एक डर भी लगा रहता है कि क्या होगा जब हमारा सारा के सारा सेविंग्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। पर अब ये सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसके तहत आपने जो कमाया हुआ आपका सेविंग्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर देंगे और हर मंथ रेगुलरली एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में, SWP। SWP म्यूचुअल फंड में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एक बार पैसा डालेंगे और आप चूज कर देंगे कि आपको मंथली कितना इनकम चाहिए, और वो चलता ही रहेगा। और साथ ही साथ आपका जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी होता रहेगा। हम आपको ले चलते हैं SWP कैलकुलेटर में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा SWP कैलकुलेटर। यहाँ पे मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख लिया है। आप एक बार में 10 लाख उसमें इन्वेस्ट करेंगे और आप कितना इनकम चाहते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया है 10,000 रुपीज। और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम है 12%, जो कि मोटा मोटी हो जाता है। और मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड ले लिया है 26 साल तक। मतलब कि 26 साल तक आप 10,000 रुपीज विड्रॉ कर सके। तो ये हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 10 लाख, और उसमें आपको 31,20,000 का प्रॉफिट मिलता है। मतलब कि आप वो प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हैं। और और विड्रॉ करने के बाद 26 साल के बाद आपके पास बचता है 28,094 रुपीज। चलिए हम एक दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं। सेम 10 लाख पर 10,000 का विड्रॉल पर मंथ, और मैं यहाँ पे 15% कर देता हूँ, जो कि अक्सर म्यूचुअल फंड का मोटा मोटी रिटर्न होता है। तो अगर इसे 26 साल तक रखूं तो मेरे पास फिर से बचता है 63,95,000। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि मैं इसे पूरा 30 ईयर्स कर देता हूँ। देखिए, ये है कंपाउंडिंग का मैजिक। मैंने यहाँ पे 30 ईयर्स कर दिया और मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, हर महीने मुझे 10,000 रुपीज मिल रहा है। उसके बावजूद भी आफ्टर 30 ईयर्स मेरे पास बचता है 1,05,46,000 रुपीज। मतलब कि ये 1,05,00,000 जो है वो फिर से मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस SWP में। तो हुआ ना, अगर मैं 1 करोड़ को फिर से री इन्वेस्ट कर दूं तो आप सोचिए कि वो कितना लंबा समय तक मुझे कांस्टेंट इनकम दे सकता है। मतलब कि ये आपका नहीं, आपका नेक्स्ट जनरेशन तक भी चला जाएगा। अगर मैं सिर्फ 5 लाख और ज्यादा कर देता हूँ, 15 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 15,000 रुपीज, तो भी ये देखिए, तो भी मेरा कंप्लीट जनरेशन, मेरा आने वाला जनरेशन, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी आप विड्रॉ कर सकेंगे मंथली 15,000 रुपीज। और का जो कैपिटल है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वो बढ़ेगा पर खत्म नहीं होगा कभी भी। तो इस हिसाब से मैं अगर थोड़ा सा आगे जाके 50 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरा मंथली इनकम होना चाहिए 50,000। देखिए, 30 ईयर्स के बाद मैं 50,000 मंथली इनकम तो कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी 30 ईयर्स के बाद मेरे पास कर्पस फंड बचता है 5,27,30,000 रुपीज। तो मैं इसे फिर से री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये चलता ही रहेगा दोस्तों। और ये जो 5 लाख है ना, नेक्स्ट 30 ईयर्स में कहाँ जाएगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आपको 50,000 का मंथली इनकम मिलता रहेगा।
चलिए अभी बात करते हैं कि ये जो सब म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो एसडब्ल्यूपी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब एसडब्ल्यूपी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें कुछ यूनिट्स एलोकेट होता है, और वो आगे जाकर कैसे बढ़ता है और कैसे हमारा यूनिट्स डिडक्ट होते हैं, कैसा पेमेंट होता है, ये सब जानेंगे एक एक्सेल सीट के ऊपर। मेरे पास सपोज 10 लाख रुपीज है और मैं एक एसडब्ल्यू में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसका अभी अभी आईपीओ हुआ है और उसका नैव नेट एसेट वैल्यू है 10 रुपीज। तो मुझे क्या होगा ना, 1 लाख का यूनिट्स अलोकेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2025 जनवरी से मैं मंथली विड्रॉ कर रहा हूँ 10,000 रुपीज। तो अभी क्या हुआ ना, आफ्टर ए मंथ सपोज नैव बढ़ के हो गया 10 रुपीज 10 पैसा। तो मुझे कितना यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा, 990.09 यूनिट सोल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज आएगा। तो जब कभी भी ये सब कैलकुलेशन होता है वो यूनिट के बेसिस पर होता है, ना कि पैसों के बेसिस पर। आपको 10,000 चाहिए, म्यूचुअल फंड हाउस आपका यूनिट्स पे चला जाएगा, वो करंट नैव को डिवाइड कर देगा और जितना भी आपको अमाउंट चाहिए वो यूनिट्स बेच के आपको वो अमाउंट क्रेडिट कर देगा। तो हमेशा ये कैलकुलेशन यूनिट्स पे होता है। तो मैंने पूरा ईयर का ले लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे करंट नैप भी बढ़ रहा है, मेरा यूनिट का वैल्यू भी बढ़ रहा है और यहाँ पे जाके 11 रुपीज हो गया, जो कि बेसिकली हाइपोथेटिकल है क्योंकि इतना जल्दी कोई आईपीओ नहीं बढ़ता। फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। तो दिसंबर मंथ में क्या होगा ना, देखिए जहां पे मुझे 990 यूनिट सोल्ड करना पड़ रहा था वहां पे मुझे 900 यूनिट से ही मेरा काम हो जा रहा है। 900 यूनिट्स मैंने बेच दिया और मेरे पास 10,000 रुपीज आ गए और मेरा यूनिट्स बाकी रहा, 1 लाख मेरा यूनिट था और बाकी रहा 88,623 यूनिट्स। तो नेक्स्ट साल वो यूनिट्स क्रेडिट हो जाएगा और फिर से वही हिसाब चलता रहेगा। यहाँ पे सितंबर मंथ में मेरा जो नैव है वो 12 रुपीज हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब मेरा नैव बढ़ता है तब मेरा यूनिट्स जो है वो कम बेचते हैं और बेचकर 10,000 रुपीज मेरे पास आ गया। तो एट लास्ट 2024 के एंड में मेरे पास बच रहा है 78,401 यूनिट्स। तो सेम स्टोरी 2027 में भी कंटिन्यू होता है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मेरा अब 3 साल के बाद मेरा नैव बढ़ के हो गया है, नेट एसेट वैल्यू बढ़ के हो गया है 13 रुपीज 50 पैसे। तो 740 यूनिट अगर एएमसी बेचती है तो मुझे 10,000 रुपीज मिल जाता है। तो इसलिए मेरे पास अभी है 69,128 यूनिट्स। तो जब तक ये यूनिट्स मेरे पास है तब तक मेरा मंथली इनकम होता ही रहेगा। देखिए दो टाइप के फंड्स होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट। इक्विटी थोड़ा रिस्की हो जाता है, ये अगर बढ़ता है तो बढ़ता है, अगर मार्केट डाउन हो गया तो इक्विटी में आपको नुकसान हो सकता है। डेब्ट में क्या होता है कि ये सब रिस्क का कोई फैक्टर नहीं है, वो इतना ज्यादा वोलाटाइल नहीं है, पर इसका रिटर्न भी इक्विटी के हिसाब से कम है। इसीलिए म्यूचुअल फंड हाउसेस ने क्या किया ना, इक्विटी और डेब्ट ये दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड फंड बना दिया, जो एसडब्ल्यू के लिए बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन सा एसडब्ल्यूपी इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड के हाउसेस से जो हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा टॉप एसडब्ल्यूपी फंड्स हैं हमारे इंडिया में। एक बात मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई भी प्रमोशंस नहीं करता, आप इनमें से कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर देखेंगे कि सारे के सारे टॉप एसडब्ल्यू फंड्स जो होते हैं वो इक्विटी हाइब्रिड फंड होते हैं। इक्विटी डेप्ट हो गया या फिर इक्विटी ग्रोथ हो गया, हाइब्रिड। हमेशा हाइब्रिड फंड को ही एसडब्ल्यूपी के लिए बेस्ट फंड माना जाता है, क्योंकि वहां पे इक्विटी जैसा ज्यादा रिटर्न करने का कैपेबिलिटीज है और साथ ही साथ डेप्थ जैसा वोलेटाइल को मेंटेन करने का कैपेबिलिटीज है। तो दोस्तों अभी तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि हम बिना कोई जॉब किए कैसे कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक बार इन्वेस्ट करके। अगर एसडब्ल्यू के बारे में आपको कोई डाउट्स है, अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।
हम आपको जरूर मदद करेंगे, क्योंकि हमारा मोटो है कि हर कोई फिनेंशियली लिटरेट बने, हर कोई इस बात को समझे और अपना इकोनॉमिक्स को ग्रो करे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं और कुछ नया फाइनेंशियल टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।